हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं NCERT से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूं और अब मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूं। NCERT की जो साइंस की बुक चलती है उससे मैंने साइंस को कंप्लीट पढ़ा दिया है 6 to 8। जो साइंस की बुक है उसे मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस का चौथा वीडियो है और इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, सिराओं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिराएं CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय में ले जाती हैं। सिराओं की भित्तियां मोटी होती हैं। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। तो सिराओं के विषय में बताना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला सही लिखा हुआ है, सिराएं जो होती हैं CO2 समृद्ध रुधिर को यानी रक्त को शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय में ले जाती हैं। तो ये सही है। लेकिन जो फुफ्फुस सिरा होता है उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने NCERT की बुक से ये वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो पहला इसमें सही हो जाता है। दूसरा लिखा है, सिराओं की भित्तियां मोटी होती हैं, जो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि सिराओं की भित्तियां पतली होती हैं। भित्तियां मोटी होती हैं धमनियों की। तो आपको ये भी याद रखना है कि धमनियों की जो भित्तियां होती हैं वो मोटी होती हैं, सिराओं की भित्तियां पतली होती हैं। तो दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा लिखा है, सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, यानी कि आपका चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धमनियां जो होती हैं ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, यानी हृदय से दूर ले जाती हैं। और जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई। जो फुफ्फुस सिरा होता है उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और जो फुफ्फुस धमनी है उसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। लिखा है, जिंक एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय है। दूसरा है, कॉपर फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तीसरा है, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है परंतु एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता। और चौथा है, एल्युमिनियम फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। तो जो सक्रियता श्रेणी है उसमें क्या है, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसे ऊपर रखा जाता है और कम अभिक्रियाशील धातुओं को नीचे रखा जाता है। और वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब इसमें जो विकल्प सही है वह है आपका सी विकल्प। सी विकल्प इसमें सही है। इसमें लिखा है, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है क्योंकि आयरन अधिक अभिक्रियाशील है। लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि आयरन जो है एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, सौर परिवार के 8 ग्रहों में से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। अन्य 2 ग्रह जो अपने घूर्णन अक्षों पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं कौन से हैं? पहला विकल्प है बुध यूरेनस, दूसरा है बुध नेपच्यून, तीसरा है शुक्र नेपच्यून और चौथा है शुक्र यूरेनस। तो सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, आपको क्रम याद रखना है। सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे जो निकट ग्रह है सूर्य के वह है बुध ग्रह और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। तो ये आपको याद रखना है।
अब इसमें पूछा गया है कि जो 6 ग्रह हैं वह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन जो 2 ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं शुक्र और यूरेनस। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की लार में लार एमाइलेज की हीनता है तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होगी? पहला है वसाओं का वसा अम्लों में परिवर्तन, दूसरा है प्रोटीन का अमीनो अम्लों में परिवर्तन, तीसरा है स्टार्च का शर्कराओं में परिवर्तन और चौथा है विटामिनों का अवशोषण। तो यदि किसी व्यक्ति की लार में लार एमाइलेज की हीनता है तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया है स्टार्च का शर्कराओं में परिवर्तन। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन की विधि देखी जा सकती है जब प्रकाश पहला है साबुन के बुलबुलों से गुजरता है, दूसरा है सीडी की सतह पर पड़ता है, तीसरा है वर्षा की बूंदों से गुजरता है और चौथा है चमकते कंचों पर फोकसित होता है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन की विधि किसमें देखी जाती है ये आपको बताना है। तो आपको प्रकाश का प्रकीर्णन पता होना चाहिए। तो जिस घटना में सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है वह अपने 7 घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। किसी प्रकाश पुंज के रंगीन घटकों के झुकाव को उसका स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो प्रकीर्णन की घटना है वह किसमें देखी जा सकती है? तो वह देखी जा सकती है साबुन के बुलबुलों में, पहला इसमें सही है। वर्षा की बूंदों से गुजरता हुआ जो प्रकाश होगा उनमें देखी जा सकती है, और चमकते कंचों पर फोकसित होता है जब प्रकाश उसमें देखी जा सकती है। यानी कि पहला, तीसरा, चौथा इसमें सही है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है कि सीडी की सतह पर, तो इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं देखी जा सकती, क्योंकि जब सीडी पर प्रकाश पड़ता है तो प्रत्येक जो इसमें सीडी में छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें प्रकाश सभी दिशाओं में विवर्तित हो सकता है। तो इसीलिए प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना इसमें नहीं देखी जा सकती। तो दूसरा इसमें नहीं होगा, पहला, तीसरा, चौथा इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला है स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, दूसरा है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, तीसरा है स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम परंतु लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, और चौथा है सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक परंतु स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो घर्षण क्या होता है? ठोस सतह का वह गुण जो किसी अन्य ठोस वस्तु की सतह पर गति का विरोध करता है घर्षण कहलाता है। और ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है और उसी लेसन से ये प्रश्न लिया गया है, बिल्कुल वही लाइन लिखी हुई है। तो इसमें जो सत्य कथन है वह है सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है लेकिन स्थैतिक घर्षण से कम होता है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अभी भी समय है, आप लोग एनसीईआरटी की सभी वीडियो देख सकते हैं। 2 या 3 दिन में आप सभी वीडियो देख लेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए और सभी वीडियो देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई छात्र क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस एक की वृद्धि करनी चाहिए? पहला विकल्प है ध्वनि का आयाम, दूसरा है ध्वनि का आवृत्ति, तीसरा है ध्वनि की चाल और चौथा है ध्वनि का तरंग दैर्घ्य। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होती है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया है और आपको पता होगा। अब इसमें क्या लिखा है? छात्र जो है क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? तो उसे ध्वनि के आयाम में वृद्धि करनी होगी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आयाम क्या होता है?
ये भी तो जानना आवश्यक है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन प्रश्न में ये जो प्रश्न उससे संबंधित आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि यदि आप भूल गए हों तो आपको याद आ जाए। तो आयाम जो है एक माध्यम की कणों के संपीड़न या विरलन का माप होती है, जिसके माध्यम से ध्वनि गमन करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तीव्र होगी, तो इसीलिए उसे ध्वनि को प्रबल करना है, इसीलिए उसे ध्वनि के आयाम में वृद्धि करनी होगी। पहला विकल्प सही है। आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति से तात्पर्य ध्वनि के कंपन की दर से है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संघटक हैं? पहला विकल्प है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, रिक्तिका। दूसरा है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव और केंद्रक। तीसरा है कोशिका झिल्ली, हरित लवक, कोशिका द्रव, केंद्रक। और चौथा है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक और रिक्तिका। तो हरित लवक जिसमें है, जिस विकल्प में, उन्हें काट दीजिए, क्योंकि हरित लवक जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो 2 विकल्प में हरित लवक लिखा हुआ है, 2 विकल्प आपके गलत हो जाते हैं। अब आपके पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला बचता है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और रिक्तिका, और यही विकल्प आपका सही है। जो कोशिका झिल्ली होती है ये जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों में मौजूद होती है। और जो कोशिका भित्ति होती है, दूसरा विकल्प क्यों गलत हुआ? क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, इसीलिए दूसरा विकल्प आपका गलत हो गया। तो इसमें जंतु कोशिका के 4 संघटक पूछे गए थे। तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और रिक्तिका पाई जाती है। अब इन सबके बारे में भी जान लीजिए। कोशिका झिल्ली जो होती है ये प्लाज्मा झिल्ली के रूप में इसे जाना जाता है। यह सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली झिल्ली है, जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य कोशिका कोशिकांग की आंतरिक संरचना को सहायता प्रदान करता है और कोशिका के आकार को बनाए रखता है। केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक कोशिकाओं की वृद्धि और चयापचय को नियंत्रित और विनियमित करता है। यह उन जीनों का वहन करता है जिनमें वंशानुगत जानकारी होती है। और रिक्तिका क्या है? तो रिक्तिका एक झिल्लीबाद्य कोशिकांग होता है और यह जंतु कोशिकाओं में छोटा और पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है। ये आपको याद रखना है। तो पहला विकल्प इसमें सही है और चारों के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ओजोन के बारे में कथनों पर विचार करना है। पहला लिखा है ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर परावैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है। दूसरा लिखा है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी के विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तीसरा है ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है। और चौथा है ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षरित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब इसमें जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो पहला जो लिखा है कि ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर परावैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है, सही है। और जो दूसरा लिखा हुआ है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है, ये सही है। अब जो तीसरा और चौथा लिखा हुआ है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इसमें लिखा है कि ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है, जबकि ये ऑक्सीजन से भिन्न है, क्योंकि ओजोन का जो निर्माण है वह द्विपरमाणुक ऑक्सीजन से होता है। तो इसीलिए तीसरा गलत हो गया। और चौथे में लिखा है कि ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षरित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, जबकि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये भी गलत हो गया। पहला और दूसरा इसमें सही है, डी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। ओजोन के बारे में आपको और क्या क्या याद रखना है? तो ओजोन एक गैस है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है और समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तो ये आपको याद रखना है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेट्रो रसायनों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद के समूह को निरूपित करता है। पहला विकल्प है डीजल, केरोसिन और रेयन। दूसरा है पेट्रोल, डीजल और कास्टिक सोडा। तीसरा है स्नेहक तेल, पॉलिस्टर, बिटुमेन और चौथा है अपमार्जक, स्नेहक तेल और कोल तार। तो पेट्रो रसायन क्या होता है? पेट्रो रसायन पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के शोधन और प्रसंस्करण द्वारा प्राप्त पदार्थ का रसायन है। तो इसमें जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं, पहले विकल्प में लिखा है डीजल, केरोसिन, रेयन, गलत है। पेट्रोल, डीजल, कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा तो इनसे प्राप्त नहीं होता। पॉलिस्टर, वो भी इनसे प्राप्त नहीं होता। जबकि चौथा विकल्प सही है, अपमार्जक, स्नेहक तेल और कोल तार, ये पेट्रो रसायन के समूह को निरूपित कर रहे हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? पहला विकल्प है अग्नाशयिक रस, दूसरा है पित्त रस, तीसरा है श्लेष्मा और चौथा है पाचक रस। तो मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल और संबंधित पाचन ग्रंथियां होती हैं। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आहार नाल में मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा शामिल है। ये भी मैंने आपको बताया है। और सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय शामिल हैं। ये सब आप लोगों को डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसमें पूछा गया है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो श्लेष्मा प्रदान करती है, म्यूकस। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करके अपने परीक्षणों को इस प्रकार नोट करेगा। रेशेदार जड़ें, जालका रूपी शिराविन्यास। दूसरा है रेशेदार जड़ें तथा समांतर शिराविन्यास। तीसरा है मूसला जड़ें तथा समांतर शिराविन्यास और चौथा है मूसला जड़ें तथा जालिका रूपी शिराविन्यास। तो जड़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जो मूसला जड़ होती है इसमें एक मुख्य जड़ होती है और इससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। और जो रेशेदार जड़ें होती हैं इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें समान रूप से वृद्धि करती हैं। तो ये आप लोगों को पता है। अब इसमें पूछा गया है कि एक छात्र ने घास के पौधे को उखाड़ा है और फिर प्रेक्षण को नोट किया है, तो क्या लिखेगा वह? तो घास में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं और जितना पौधा आप ऊपर देखते हैं उससे बड़ी इसकी जड़ें होती हैं। आप आसानी से घास के पौधे को नहीं उखाड़ सकते। तो रेशेदार इसमें जड़ें पाई जाती हैं और समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सोडियम और फास्फोरस दोनों को केरोसिन में संचित रखा जाता है। दूसरा है सोडियम और फास्फोरस दोनों को जल में रखा जाता है। तीसरा है सोडियम को केरोसिन में और फास्फोरस को जल में रखा जाता है। और चौथा विकल्प है सोडियम को केरोसिन तथा फास्फोरस को वायु में रखा जाता है। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, तो इन्हें रखने के लिए क्या किया जाता है? जैसे सोडियम है, ये भी अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसे केरोसिन में रखा जाता है और फास्फोरस को जल में रखा जाता है। क्योंकि ये वायु के संपर्क में आती हैं तो आग पकड़ लेती हैं, तो इसीलिए इन्हें इस तरीके से रखा जाता है। तो इसमें सी विकल्प सही है। सोडियम को केरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में और फास्फोरस को जल में रखा जाता है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, आर्द्र यानी वायु में लंबे समय तक रखे जाने पर कॉपर के बर्तनों के बाहरी पृष्ठ पर फीकी हरी परत बन जाती है। यह हरा पदार्थ है। पहला विकल्प है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। दूसरा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। तीसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड,
कॉपर सल्फेट और चौथा है कॉपर सल्फेट कॉपर ऑक्साइड। तो जब लंबे समय तक कॉपर के बर्तन नमी में रखे रहते हैं आर्द्र वायु में, तो क्या होता है कि इनकी सतह पर एक फीकी हरी परत बन जाती है और यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड 15 प्रश्न थे। अब अगले 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के हैं, तो चलिए पेडागोजी के प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तो पेडागोजी का पहला प्रश्न दिया गया है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला विकल्प है यह लेना आसान है, दूसरा है यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, तीसरा है यह निदानात्मक है और चौथा है यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है? तो रचनात्मक आकलन एक विस्तृत विविधता को संदर्भित करता है जिसका उपयोग शिक्षक एक पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ, अधिगम की जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति की प्रक्रिया में मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन है नैदानिक है क्योंकि यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि शिक्षार्थियों को क्या पता है, कहाँ वह पीछे हैं, तो इसीलिए रचनात्मक आकलन किया जाता है। तो यह निदानात्मक है, यानी कि बच्चे जिसमें पीछे हैं उसका निदान किया जाता है, बच्चों को जिनमें समस्या है उसका निदान किया जाता है, तो यह नैदानिक होता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? पहला विकल्प है विद्यार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, दूसरा है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, तीसरा है विद्यार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास करने के लिए, और चौथा है शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो विज्ञान मेले आयोजित किए जाते हैं, विज्ञान की प्रदर्शनी भी विद्यालयों में आयोजित की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की जो क्षमता है उसका विकास किया जा सके। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसलिए भी की जाती है कि जो बच्चे हैं अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन कर सकें, यानी उनको अवसर मिल सके। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, दूसरा है अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, तीसरा है शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, और चौथा है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त किसे समझेंगे यदि आप एक शिक्षक हैं। वैज्ञानिक विधा यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। तो शिक्षण की वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि जो सीखने वालों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है ताकि वे वैज्ञानिक जानकारी का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके वैज्ञानिक विचार तैयार कर सकें। तो इसमें जो चौथा विकल्प है वह सही होगा कि अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, क्योंकि जब शिक्षार्थी करके सीखेंगे तो उनका वो ज्ञान स्थायी होगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? पहला विकल्प है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे,
ठीक न करें। दूसरा विकल्प है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, और तीसरा है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, और चौथा विकल्प है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा वह है जो शिक्षार्थी के लिए सत्य हो, जीवन के लिए सत्य हो, और सीखने वाले के वातावरण के लिए सत्य हो, और विज्ञान के लिए सत्य हो। तो इसमें पूछा गया है कि जो अच्छी विज्ञान शिक्षा है वह जीवन के प्रति सत्य है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो एनसीईआरटी में बताए गए हैं कि शिक्षार्थी के लिए सही हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो विज्ञान हम बच्चों को सिखाते हैं वह बच्चे के समझने के योग्य होना चाहिए, और बच्चे उसमें सीखने में रुचि भी लें। और विज्ञान के लिए सही हो, इसका अर्थ कि हम जो विज्ञान सिखाते हैं उसे उचित स्तर पर विज्ञान सामग्री के महत्वपूर्ण पहलुओं को बताना चाहिए, और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने और मान करने की प्रक्रियाओं को सीखने में बच्चे को संलग्न करना चाहिए। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? पहला विकल्प है खुला मस्तिष्क, दूसरा है अधिक सीखने की उत्सुकता, तीसरा है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, और चौथा है कठिन कार्य। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है पूछा गया है। तो खुला मस्तिष्क यानी कि व्यापक सोच होती है जिसकी, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है। अधिक सीखने की उत्सुकता भी है, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है, लेकिन कठिन कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? पहला है चर्चा, दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण, तीसरा है उदाहरण देना, और चौथा है प्रदर्शन। तो जो शिक्षक है वह पढ़ाना चाहता है घूर्णन गति, तो क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी विधा पूछी गई है तो है गतिविधि आधारित शिक्षण। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण में क्या होगा? ये छात्रों को अपने वातावरण या किसी विशेष शिक्षण उपकरण में कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? पहला विकल्प है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, तीसरा है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, और चौथा है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो इसमें पूछा गया है कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विज्ञान का उद्देश्य क्या है? कि छात्रों को अपने संचार कौशल को विकसित करने में सक्षम बनाना, ताकि वे वैज्ञानिक जानकारी को समझ सकें कि जैसे डेटा, विचार, तर्क और जांच और विभिन्न प्रकार के संचार साधनों में उपयुक्त वैज्ञानिक भाषा का उपयोग करके इसे संप्रेषित कर सकें। तो ये विज्ञान का उद्देश्य है। तो इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। पहला विकल्प है अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, तीसरा है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, और चौथा विकल्प है विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो विज्ञान के मूल्यांकन में सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ पूछा गया है। तो विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, सतत और समग्र का जो अर्थ है मूल्यांकन का, सतत और समग्र मूल्यांकन का, वह है कि विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाए। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्यांकन छात्रों की प्रगति और उपलब्धि के साक्ष्य एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और उनकी व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। मूल्यांकन दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? पहला विकल्प है स्थिति की कल्पना करना, दूसरा है समाधान का प्रयास करना, तीसरा है निष्कर्ष निकालना और चौथा है अवलोकन। तो समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है पूछा गया है। तो समस्या समाधान विधि की जो चरण है, सबसे पहले तो आपको ये पता होने चाहिए। तो समस्या की पहचान और इसकी व्याख्या, समस्या की कल्पना और इसका विश्लेषण, परिणामों का पूर्वानुमान और उपसमूह निर्धारित करना, परिणाम यानी नतीजे का मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। अवलोकन समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जो समस्या समाधान विधि के चरण मैंने आपको बताए हैं वो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? पहला है समानताओं का चित्रण, दूसरा है अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना और चौथा है उपयोग। तो अनुरूपता विधि क्या है? तो अनुरूपता जो है यह दो अवधारणाओं की समानता की तुलना है। अधिक परिचित अवधारणा को समरूपता और कम परिचित को लक्ष्य कहा जाता है और इसे ही अनुरूपता भी कहा जाता है। तो पहला विकल्प इसका उत्तर है समानताओं का चित्रण। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? ये प्रश्न पूछा गया है और मैंने वहीं से इसे ढूंढा है, पिछले जो पेपर है वहां से मैंने इसे ढूंढा है। पहला विकल्प है विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निदर्शन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की गई है। दूसरा है विद्यार्थी का बीजों के अंकुरण के विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। तीसरा है विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंधित तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना और चौथा है विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? तो तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबद्ध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब विद्यार्थियों को अंकुरण से संबद्ध तथ्यों के प्रयोग द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो इसमें जो शिक्षार्थी हैं सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। जो कथन लिखे हैं उसमें कुछ देर बाद क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाती है। बी में लिखा है मोमबत्ती की जलने के लिए हवा आवश्यक है। तीसरा है मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उपर्युक्त तीन कथनों में से पहला विकल्प है केवल कथन ए अवलोकन है, दूसरा है कथन ए और बी अवलोकन है, तीसरा है सभी कथन अवलोकन है और चौथा है सभी कथन अनुमान है। तो इसमें लिखा है कि पहले में लिखा है कि कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, तो ये अवलोकन है। और मोमबत्ती जलने के लिए हवा आवश्यक है और मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये दोनों निष्कर्ष हैं। तो ये अवलोकन है और पहले में लिखा हुआ है कि केवल कथन ए अवलोकन है, तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसीलिए मोमबत्ती बुझ जाती है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? पहला है केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं, दूसरा है यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, तीसरा है किसी पीपे यानी बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है, और चौथा है ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न पूछा गया है। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न वे होते हैं जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं, यानी जो व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं। और जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं उनमें प्रश्न का बंधा बंधाया एक उत्तर होता है।
तो पहले भी लिखा है कि केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं, तो इसमें कारण बता देंगे, ये बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, तो यही जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं, ये व्यापक सोच को बढ़ावा देगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प है नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। दूसरा है वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। तीसरा है सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञानों में मिलते हैं। और चौथा है सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं, सिवा इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप होते हैं। तो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में जो सत्य कथन है वह बताना है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है नियम दृष्टि को गोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान जो है अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से भौतिक और प्राकृतिक चीजों की संरचना और व्यवहार के अध्ययन को संदर्भित करता है। विज्ञान में नियम और सिद्धांत प्रमुख अवधारणाएं हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है। लिखा है कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला है साक्षात्कार, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है प्रेक्षण सूची और चौथा है कागज पेंसिल परीक्षण। तो इसमें लिखा है कि प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है, तो प्रेक्षण सूची सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब जो साक्षात्कार होता है तो यह एक औपचारिक संवाद को संदर्भित करता है और प्रश्नावली यह डेटा संग्रह की तकनीक है जिसमें शोधकर्ता द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल होती है। और कागज पेंसिल परीक्षण यह सबसे आम मूल्यांकन उपकरण को संदर्भित करता है। इसमें प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। प्रेक्षण सूची और इसे ही अवलोकन सूची और कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 30 प्रश्न मैं प्रत्येक वीडियो में ले रही हूँ। 15 NCERT बेस्ड है और 15 पेडागोजी के हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो प्रैक्टिस की 3 वीडियो और आ चुकी हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। अभी आप जल्दी से उन्हें ख़त्म करके साथ में वीडियो देखते रहिए, तो आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो आप पूछ भी लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।